वो सब तो कहाँ तक क्वेश्चन खत्म कर लिए मोमेंटम के? लीनियर मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम्स एरोडोम में से नहीं की। वो कहाँ है वो? कहाँ है भाई? 170 आगे 1 है वो। एफपी। वर्क अच्छा एनर्जी से आगे स्टार्ट हो जाता है। सर, नहीं उसके आगे तो रोटेशन है, क्योंकि वर्क एनर्जी के आगे तो नहीं 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 नहीं, उसी वर्क एनर्जी के एंडिंग के क्वेश्चन जो है वो सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हैं। बट हम उसकी मेजॉरिटी चीजें कर चुके हैं। उसमें एक दो चीजें सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो एंगुलर मोमेंटम में आएंगी तो वो भी कर लेंगे, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। वो लास्ट के 10-15 क्वेश्चन थोड़े से वो हैं एंगुलर मोमेंटम के कि इसलिए। हाँ, उसके अलावा तो मतलब वो करना बाकी स्टार्ट। हम कर चुके हैं। एरोडोम में कोलिजन्स वगैरह में भी जो चीजें दी हुई हैं वो सारी हमने कर ली हैं। वो मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो हमने डायरेक्टली कर लिए हैं। तो आप वो करने बैठोगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कुछ नए क्वेश्चंस आपको उसमें करने को मिल रहे हैं। बट वी हैव अ टाइम फ्रेम, हम करेंगे उसको भी डिस्कस। हम्म। तो आज एक छोटा सा टॉपिक मैं रिजिड बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। एक मेरे को डिस्कस करना है आपसे रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस, और दूसरा मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस का क्या मतलब है? तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई बार है, और इस बार पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ऐसे लग रही है सपोज 10 न्यूटन की, और एक फोर्स यहाँ लग रही है और सपोज ये फोर्स 20 न्यूटन की है। तो अभी तक जो लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में या वर्क एनर्जी के चैप्टर में हमारी डिस्कशन चल रही थी वो पार्टिकल्स की या पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट्स की चल रही थी, जिसमें उनकी रोटेशन के बारे में हम नहीं सोचते थे। और जब हम उनकी रोटेशन के बारे में नहीं सोचते थे तो फोर्सेस कहाँ लग रही हैं उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क अपने को पड़ता नहीं था। तो अगर हम एफबीडी बनाते थे तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, तो हमने यहाँ एमजी दिखा दिया, यहाँ फ्रिक्शन दिखा दिया, ऐसे नॉर्मल दिखा दिया। तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेते नहीं थे, सारी चीज़ें ऐसे मतलब एक ही पॉइंट पे तीनों फोर्सेस एमजी फ्रिक्शन नॉर्मल सब दिखा दिया और उससे काम चल जाता था। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो फोर्स कितनी लग रही है के साथ साथ ये भी मैटर करेगा कि फोर्स कहाँ लग रही है। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कि यार 10 न्यूटन और 20 न्यूटन पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट 30 न्यूटन आएगा। लेकिन वो 30 न्यूटन की फोर्स लगानी कहाँ है, ये भी एक मतलब डिस्कशन का मुद्दा है कि वो लगानी कहाँ है। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफाइन करने का क्या सिंपल सा लॉजिक है कि जितना टर्निंग इफेक्ट ये दोनों फोर्सेस मिलके प्रोड्यूस कर रही हैं उतना टर्निंग फोर्स इफेक्ट वो अकेली फोर्स भी मिलके करे, अगर वो इनका रिजल्टेंट है तो। ठीक है, तो द आइडिया इज कि नेट फोर्स F1 प्लस F2 आएगी, और द टॉर्क ड्यू टू द नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस। द टॉर्क और द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू द नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू द इंडिविजुअल फोर्सेस। किस पॉइंट के अबाउट? किस पॉइंट के अबाउट? सर वो तो किसी भी पॉइंट के बाद ले सकते हैं ना। यस, अबाउट एवरी पॉइंट और एनी पॉइंट। यू चूज एनी पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट ले लेंगे तो सबके अबाउट आएगा ही बिकॉज वो रिजल्टेंट है। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस करूंगा। अगर एक सिंगल 30 न्यूटन की फोर्स है तो वो कहाँ लगानी है? तो वो सपोज यहाँ लगानी है। तो 30 न्यूटन रिजल्टेंट है और ये फोर्स मिलके उतना ही टॉर्क जनरेट करे जितना ये इकट्ठे मिलके कर रही थी। तो सपोज ये डिस्टेंस, ये बार की लेंथ एल ले लेते हैं और अपने को ये बताना 30 न्यूटन कहाँ लग रही है, तो मान लेते हैं ये इधर से एक्स डिस्टेंस पे लग रही है। तो अब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट जितना टॉर्क 10 न्यूटन और 20 न्यूटन मिलके कर रही थी उतना टॉर्क 30 न्यूटन वाली अकेले करे। तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P और ये डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ A।
तो 20 न्यूटन का पीक है वो टॉर्क कितना होगा 20 टाइम्स ए, और 10 न्यूटन का कितना होगा 10 टाइम्स एल प्लस ए, और ये बराबर होना चाहिए 30 न्यूटन की फोर्स का टॉर्क, और ये कितना होगा 30 टाइम्स, बोलना जरा ए प्लस एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स प्लस ए, है ना। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 20 ए प्लस 10 ए प्लस 10 टाइम्स एल इज इक्वल टू 30 टाइम्स एल माइनस एक्स प्लस 30 इंटू ए, और ये कैंसिल हो गया, हो भी जाना चाहिए था, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12/3। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नोट करिए सबने। So these two forces can be replaced by a single force of 30 न्यूटन। तो इसको हम ऐसा बोलते हैं कि इन 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। क्लियर है? चलूं आगे? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। आपको 3 तरीके के केसेस मिलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी में। एक, वो हमारी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरी, केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। और तीसरी, केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो नेट फोर्स इज 0 एंड नेट टॉर्क इज 0। नेट फोर्स इज 0 एंड नेट टॉर्क इज 0। अगर केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एमएसीएम होगा और नेट टॉर्क 0 होगा। टॉर्क किस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे? किसी भी पॉइंट पे चलेगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर टॉर्क निकाल के 0 करेंगे। अगर जिस केवल पॉइंट पे बहुत निकालना है पूछा है, या जिस पॉइंट के बहुत घूम रहा है, या उस पॉइंट के बहुत निकालेंगे ना। अगर केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है मतलब रोटेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। और अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, जो कि एसीएम से निकलेगी। और नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 आप अबाउट एनी पॉइंट ऑन दी बॉडी, एनी पॉइंट ऑन दी बॉडी, या फिर एनी पॉइंट विच इज अ पार्ट ऑफ दी बॉडी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ऑन दी बॉडी की बजाय, बिकॉज जैसे रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के ऊपर नहीं दिखाई देता, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द रिंग। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप हाँ सर। कोई भी ऐसा पॉइंट चूज कर सकते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हेन आई से विच इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स इट मूव्स अलोंग विद द बॉडी, बीइंग रिजिडली कनेक्टेड टू इट। वो पॉइंट में
कुछ अपेरेंटली कुछ ट्रूली पार्टिकल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं कोई जरूरी नहीं है। जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास पे आपको कोई पार्टिकल नहीं दिखाई देता, लेकिन वो एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट है विच इज अ पार्ट ऑफ द रिंग, राइट। और ध्यान रखना, जब केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो ऑल पॉइंट्स वुड बी एक्सेलरेटिंग with acceleration ACM. So make sure that you take into account pseudo force. सर एक छोटी सी चीज, सर जैसे हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम सकते हैं, तो रोटेशनल में ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और अगर ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, नेट फोर्स 0 होगी, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 होगी, लेकिन बाकी पॉइंट्स की एक्सेलरेशन 0 ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो बाकी पॉइंट्स तो एक्सेलरेट कर ही रहे होंगे। ठीक है, विल कम टू दोज थिंग्स। अभी फिलहाल मैं केवल कंप्लीट इक्विलिब्रियम के ऊपर फोकस करूंगा। तो मेरी जो बिगिनिंग हो रही है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम से हो रही है, उसके बाद केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे भी और केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी। ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 नहीं होगा, तो टॉर्क 0 नहीं होगा तो फिर उसके लिए हम पूरा डायनामिक्स पढ़ेंगे रिजिड बॉडी का, कि जब टॉर्क 0 नहीं होता तो क्या करते हैं, तो वो एक सेपरेट स्टडी अलग से करनी पड़ेगी। सर अगर कोई दो बॉडीज म्यूचुअल फोर्स की वजह से चल रही है तो इंडिपेंडेंटली तो एक्सीलरेट कर ही रही हैं, तो फिर भी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलेंगे? सिस्टम का, हाँ सिस्टम का बोलेंगे। सिस्टम का बोल देंगे ना। ठीक है। तो एक निहायत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म बार है, इस बार की लेंथ L और मास M, और इसको मैंने यहाँ पे दो नाइफ एज के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। एक नाइफ एज कॉर्नर पे रखी हुई है, एक नाइफ एज यहाँ पे रखी हुई है, और ये डिस्टेंस जो है ये L/4 है, और ये यूनिफॉर्म बार है। तो आपने इस नाइफ एज के ऊपर कितनी रिएक्शन फोर्सेस लग रही होंगी वो बतानी है। वी वांट टू फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द एजेस सपोर्टिंग, या सपोर्ट्स लिख देते हैं चलो। सर राइट में 2mg/3 और लेफ्ट में mg/3। राइट में 2mg/3 और लेफ्ट में mg/3। तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? इसके ऊपर दो लोकलाइज्ड फोर्सेस लग रही हैं। एक रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रही होगी, लेट अस कॉल इट एज R1 और N1, और एक रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रही होगी, लेट अस कॉल इट एज R2। ये डिस्टेंस हमारा L/4 है। और इसके अलावा इसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लग रही है, वो लग रही है ग्रेविटी की वजह से। तो हर एक पार्टिकल, दिस रॉड कैन बी थॉट टू बी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हर एक पार्टिकल पे ऐसे एक फोर्स लग रही होगी।
है ना। तो अगर मैं इस रॉड को डिवाइड कर लूँ छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में, तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म बार है तो सभी सेम साइज के डिफरेंशियल एलिमेंट्स में अगर डिवाइड करूँ तो सबका मास भी सेम आएगा। तो मैं इसको बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ऑल डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैव सेम थिकनेस एंड सिंस द बार इज यूनिफॉर्म तो सबका मास भी सेम है। तो ये सारी फोर्सेस DmG, ये भी DmG, ये भी DmG, ये वाली भी DmG, ये वाली भी DmG, ये वाली भी DmG। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं ये सारी फोर्सेस Dm इंटू G, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है और इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट mg आएगा। वो कहाँ लगाना है? तो वो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। ये कैसे प्रूव करेंगे? मतलब इधर से L/2 डिस्टेंस और ये L/4 डिस्टेंस है ना। हाँ सर। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे लगाना है? मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं कि फोर्स वहां पे लग रहा है। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट सेंटर में आएगा, सेंटर ऑफ हाँ मास। अगर केवल आप इतनी स्टेटमेंट दे रहे हो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, तो ध्यान से सोचो, अगर एक फोर्स F यहाँ होती और एक फोर्स F यहाँ होती तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2F मिडल में आता बिल्कुल। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत आसान है, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो तो F का टॉर्क F इंटू L होगा और 2F का 2F इंटू X होगा, है ना। तो X की वैल्यू L/2 आएगी। तो इफ दीज टू फोर्सेस आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स 2F, इट शुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क। तो अगर मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का रिजल्टेंट निकालूं तो वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा। लेट अस नॉट कॉल इट एज सेंटर ऑफ मास, है ना। ऐसा मैं इसलिए हाँ बोल रहा हाँ हूँ, हाँ ऐसा मैं इसलिए बोल रहा यूनिफॉर्म हूँ। ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलता। हाँ, मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बार है जिसके पास एक चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, लेंथ L है, और इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और उस सारी फोर्स को इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लगा सकते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि इसका सेंटर ऑफ मास भी हो। क्यों? यस सर। सभी को क्लियर है ये बात? नहीं सर। क्या? क्या डाउट बोल? उसका सेंट्रल मास क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो रॉड का मास की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बात ही नहीं की मैंने। लेकिन ओ ओके ओके यस सर ठीक है यस सर। तो क्योंकि ये फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए ये इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाएगी। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं R1 + R2 mg के बराबर, ये हमने नेट फोर्स 0 कर दी और अब आप नेट टॉर्क 0 कर सकते हो। तो यू कैन चूज एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस और उसके वो टॉर्क 0 कर सकते हो। आप A के वो टॉर्क 0 कर सकते हो, B के वोट कर सकते हो, C के वोट कर सकते हो, D के वोट कर सकते हो। यू कैन चूज एनी पॉइंट। क्या पसंद करोगे? ए या सी क्या होगा? ए के बोर्ड पसंद कर लेते हैं। ए या सी के बोर्ड का बेनिफिट होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम पड़ेगी। तो टॉर्क अबाउट ए 0 कर देते हैं। तो टॉर्क अबाउट ए 0 करेंगे तो mg इंटू L/2 मस्ट बी इक्वल टू R2 इंटू ए से कितना डिस्टेंस है R2 का 3L/4। तो यहाँ से R2 की वैल्यू 2 mg/3 आ जाएगी और वहाँ से R1 की वैल्यू mg/3 आ जाएगी। So that is the idea about complete equilibrium. सर अगर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टॉर्क 0 आ रहा है तो बोल सकते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड किसी भी पॉइंट के अबाउट, ऐसा पॉइंट जो कि ऑब्जेक्ट का पार्ट है उसके वो टॉर्क 0 आना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बाहर के किसी पॉइंट के ऊपर टॉर्क 0 आ सकता है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता।
बाहर का कोई पॉइंट मतलब विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ उसके अबाउट टॉर्क निकालने के लिए उसके अबाउट डायनामिक्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, जिसमें और भी टर्म्स आएंगी, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, दैट विल कम एट द लेटर स्टेजेस। ओके स्पेस में फिक्स्ड किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने से क्या पता चलता है, ये एक अलग स्टडी है, इसको अलग से ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी के इक्विलिब्रियम की, तो बॉडी के ऊपर बॉडी का पार्ट होना चाहिए जो भी पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क जीरो कर रहे हैं। अगर मैं डी के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूँ, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप सारी दुनिया को बॉडी का हिस्सा मान लो, सारी दुनिया स्टेशनरी दिखाई देगी आपको। हाँ लेकिन अगर बॉडी ट्रांसलेट कर रही है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो आप जो भी पॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसके अबाउट आप टॉर्क ले रहे हैं, इट शुड बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब इट शुड बी रिजिडली कनेक्टेड टू द बॉडी, मे बी बाय इनविजिबल बाउंड्रीज और समथिंग। वो ऐसा भी फ्रेम हो सकता है ना जो सेम ट्रांसलेशन से मूव कर रहा हूँ। हाँ, जो बॉडी के साथ मूव कर रहा हो, जिसके और बॉडी के बीच में कोई हाँ रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, यस सर मतलब वही वही उसी चीज को मैंने टेक्निकली बोला ना, इट शुड बी रिजिडली कनेक्टेड टू द बॉडी बाय इनविजिबल बाउंड्रीज। ठीक है, हाँ तो वो वाली चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन तब करूंगा बहुत अच्छे से जब मैं आपको डायनामिक्स डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा, बिकॉज डायनामिक्स में मैं डेरिवेशन करूंगा कि टॉर्क से क्या पता चलता है, और वहां पे आपको ये बात अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि स्पेस में पॉइंट लेके उसके अबाउट टॉर्क लेने से क्या होता है, और बॉडी के साथ कनेक्टेड पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क लेने से क्या पता चलता है ना। वो एक अच्छी खासी हम थ्योरेटिकल पूरी डेरिवेशंस करेंगे उसकी। तो फिलहाल आज की क्लास में टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैं आपको केवल एक छोटा सा टॉपिक में का चलो ये मैं बताता हूँ आपको, तो इसके ऊपर अभी काम करेंगे एंड देन आई विल कम इनटू डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ दैट थिंग, जिसमें जो आप बात कर रहे हो उसमें क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस समझाऊंगा कि स्पेस में पॉइंट लेने से क्या होता है और बॉडी पे पॉइंट लेने से क्या होता है। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी मुझे तो बहुत यूजफुल लगी, आई होप आपके लिए भी यूजफुल रही होगी। थोड़ा सा रिलैक्स करें, काम करें अच्छे से, और फ्राइडे को रिग्रेसली इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, रिजिड बॉडी के ऊपर, और पुराने पेंडिंग काम में जो पड़ा धीरे 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 करके उसको कंप्लीट करो उसको, और नेक्स्ट वीक में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर। ठीक है, यस सर हाँ सर। चलिए कल आपकी क्लास होगी? फ्राइडे को होती है ना मेरी क्लास तुम्हारे साथ। पर मैथ्स के लेक्चर होंगे या नहीं? हाँ, मैथ्स का लेक्चर आई थिंक नहीं होगा, सर ने ली थी ना आपकी पीछे वेकेशन में क्लासेस। हाँ हाँ। हाँ सर। तो मैथ्स का लेक्चर नहीं होगा। अच्छा, मतलब रिप्लेस नहीं होगी? मैं कंफर्म कर लूंगा एक बार अमित सर से, ओके मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है बेटा, मतलब मेरी नहीं होगी बिकॉज मेरी उस टाइम दूसरी क्लास है। अच्छा, ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा।